So, hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome back to Sahitya Study. Till now, we have completed the historical background of Anglo-Saxon, Anglo-Norman period, age of Chaucer, and Elizabethan age. After that, Jacobean age. आज हम शुरू करेंगे कैरोलाइन एज. कैरोलाइन एज टाइमलाइन इज 1625 टू 1649. अब जो जैकोबियन एज में जो जेम्स फर्स्ट किंग था उसकी डेथ हो जाती है 1625 में, और अब किंग बन गया था चार्ल्स फर्स्ट. ये जो कैरोल वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और ये जो चार्ल्स फर्स्ट है उसके लिए इसको यूज किया गया है कैरोल को, चार्ल्स फर्स्ट. तो यहां किंग कौन बना था? चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट बिकेम किंग इन 1625. और अब ये जो चार्ल्स फर्स्ट किंग बनता है इसने पब्लिक मनी को वेस्ट करना शुरू कर दिया. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट में बटी हुई थी, एक कैथोलिक और दूसरी है प्रोटेस्टेंट. ये जो प्रोटेस्टेंट है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिलीव करते हैं, और जो कैथोलिक है ये रोमन चर्च में बिलीव करते हैं. इस प्रोटेस्टेंट के अंदर एक ग्रुप था प्यूरिटन. ये प्यूरिटन का मानना था कि हम जो हैं वो वी आर बोर्न सिनर, हम पापी पैदा हुए हैं और किसी तरह का प्लेजर हम यहां नहीं कर सकते हैं. तो ये जो चार्ल्स फर्स्ट था ये पब्लिक मनी को अपने प्लेजर के लिए वेस्ट कर रहा था. तो प्यूरिटन्स ने डिसाइड किया कि इस किंग को हम मार देंगे, राइट, क्योंकि ये अपने प्लेजर के लिए पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा है. और जो इन लोगों की जो फिलोसफी थी, ये जो प्यूरिटन है ये जॉन कैल्विन की फिलोसफी को फॉलो करते थे, कैल्विनिज्म को, राइट. तो ये जो लोग हैं जो प्यूरिटन लोग थे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम चार्ल्स फर्स्ट को ज्यादा टाइम तक रूल नहीं करने देंगे, और अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी इसको मारने के लिए की गई. और काफी ज्यादा सिचुएशन इंग्लैंड में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से 1642 में सिविल वॉर हुआ. इस सिविल वॉर में चार्ल्स फर्स्ट ने थिएटर जो है वो क्लोज कर दिए, क्योंकि इसमें जो प्यूरिटन है वो प्राइवेट मीटिंग्स कर रहे थे. तो जिसकी वजह से चार्ल्स फर्स्ट ने ये जो थिएटर है इसको क्लोज कर दिया था. और अब प्यूरिटन्स को एक मौका मिला 1649 में जाके, 1649 में, और इस चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया. प्यूरिटन्स ने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया 1649 में. यहां से एस्टेब्लिश हुआ प्यूरिटन एम्पायर. अब प्यूरिटन का राज आ गया था 1649 में. लेकिन इस एज के बारे में याद रखना, जो 1649 में ये जो प्यूरिटन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था ये इसको फर्स्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं. इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी एज ऐसी नहीं थी इस एज को छोड़कर, प्यूरिटन एम्पायर को छोड़कर, जहां पे कोई भी ऑफिशियल किंग ना हो. यहां पे कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था. कौन सी एज में? प्यूरिटन एज में. प्यूरिटन एज की जो टाइमलाइन है वो 1649 से 1660 तक रही है. 1649 टू 1660. अब 11 साल तक ये इंग्लैंड पे रूल करने वाले थे. ये जो लोग थे प्यूरिटन, इनका ऑफिशियल कोई किंग नहीं था, लेकिन अनऑफिशियल जो इसको लीड कर रहा था उसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल. ओलिवर क्रोमवेल जो है इनका अनऑफिशियल लीडर था. ओलिवर क्रोमवेल, जिसको मिल्टन ने लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला है. मिल्टन कॉल्ड हिम लॉर्ड प्रोटेक्टर. ये अनऑफिशियल किंग था इनका प्यूरिटन एज में. ये ही इनको लीड कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था कैसे क्या करना है. अब इन लोगों ने क्या किया, देखो ये जो प्यूरिटन है ये जॉन कैल्विन की एक फिलोसफी है. जॉन कैल्विन की फिलोसफी है कैल्विनिज्म. इसको ये फॉलो करते थे. कैल्विनिज्म की फिलोसफी क्या थी? ये फिलोसफी थी वी आर बोर्न सिनर, कि हम पापी पैदा हुए हैं. आपने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा होगा, एडम और ईव जो है वो गॉड की अवहेलना करते हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं. गॉड ने उनको मना किया था कि जो ये एप्पल ट्री है, ये एप्पल का फ्रूट था, ये फ्रूट तुम्हें नहीं खाना है. तो
उसमें क्या दिखाया गया है, जो गुड एंजल है यानी कि सैटर्न है और जो गॉड है उनके बीच में लड़ाई होती है, जिसमें सैटर्न जो है वो हार जाता है। अब बदला लेने के लिए वो गॉड से नहीं जीत पाता, लेकिन अब वो एडम और ईव को इनकरेज करता है कि तुम्हें नॉलेज के बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इस फ्रूट को खा लो और ये फ्रूट खाने के बाद तुम्हें हर चीज की नॉलेज हो जाएगी। वो उनको एनकरेज करता है और वो एडम और ईव वो उस फ्रूट को खा लेते हैं, जिसकी वजह से गॉड उनको पनिश करता है कि तुमने हमने मना किया था इस फ्रूट को खाने के लिए, तुमने हमारी अवहेलना की है, तो अब तुम जितनी भी दुख और पीड़ाएं हैं वो अब तुम्हारी वजह से होंगी। उनको एज ए पनिशमेंट के तौर पे गॉड उनको धरती पे भेज देता है कि तुम अर्थ पे जाओ, वहां जितनी भी पीड़ाएं होंगी, दुख होगी, डेथ होगी, वो तुम्हारी वजह से होगी। तो इनका मानना था कि जो हमारे फोर फादर और फोर मदर हैं एडम और ईव, उन्होंने गॉड की अवहेलना की, जिसकी वजह से गॉड ने इनको पनिश किया और हमारा काम यहाँ पे आके रिग्रेट करने का है, हम किसी तरह का प्लेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस फिलॉसफी में है, ये बोर्न सिनर वाली फिलॉसफी को फॉलो करते थे कि किसी तरह का प्लेजर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, थिएटर ऑलरेडी क्लोज थे, थिएटर बंद पड़े थे, तो मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो भी चीजें थी वो सारी इन्होंने बंद कर दी। किसी तरह का प्लेजर जिस चीज में आता है वो इन्होंने बंद कर दिया। प्यूरिटन ने हर वो चीज बैन कर दी जिससे इंसान जो है वो एंटरटेन कर सकता है। लाइक जैसे कि कलर ड्रेसेस है, मार्केट बैन कर दी, मार्केट नहीं जा सकते, ठीक है, पार्टी नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शंस आप अटेंड नहीं कर सकते। वाइन इन्होंने बैन कर दी थी, हालांकि टेम्परेचर काफी माइनस में चला जाता है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से उनका एक सरवाइव करने का सबसे बेस्ट सोर्स था वाइन, वो भी इन्होंने बैन कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। 11 साल तक ऐसा चलता रहा, राइट। और ये जो प्यूरिटन लोग थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए इन्होंने जितने हो सकते थे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल इंग्लैंड में अप्लाई कर दिए। तो अब पब्लिक जो है वो परेशान हो गई थी कि हम इतने टाइम तक कैसे रहेंगे। तो ये 1649 से 1660 तक 11 साल तक ऐसा चलता रहा। अब इस ओलिवर क्रोमवेल का, ये जो ओलिवर क्रोमवेल है इसी का एक जनरल था जॉर्ज मोंक। जॉर्ज मोंक ने क्या किया, ही मेड कॉन्टेक्ट विद द एक्साइल्ड प्रिंस चार्ल्स सेकंड। देखो मैंने आपको बताया था कि जब चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने मारा था तब चार्ल्स सेकंड फ्रांस भाग गया, ठीक है, ये फ्रांस भाग गया था और अब ये वापस आता है। ये जो जॉर्ज मोंक है ये इससे जाके कांटेक्ट करता है, ये डिसीव करता है प्यूरिटन्स को, और वो जाके जो चार्ल्स सेकंड है उससे इसने कांटेक्ट किया कि इंग्लैंड में पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, तो तुम वापस आओ और मोनार्की को रिस्टोर करो। इससे पहले 1658 में इस ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद ही जॉर्ज मोंक चार्ल्स सेकंड से कांटेक्ट करता है। लेकिन 1658 में एक अच्छी चीज ये हुई थी, इंग्लैंड में कॉफी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कॉफी आ गई थी 1659 में। कॉफी वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द टैगलाइन ए हेल्दी ड्रिंक्स फ्रॉम चाइना। तो कॉफी आ गई थी, एक मतलब एक तरह से वाइन का अल्टरनेट था लोगों के लिए जीने के लिए। लेकिन देखो वाइन के लिए तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज को, क्योंकि उनकी जरूरत थी उस टाइम की। तो अब 1659 में जब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ होती है तो जॉर्ज मोंक कांटेक्ट करता है एक्साइल्ड प्रिंस चार्ल्स सेकंड से कि तुम इंग्लैंड में वापस आओ और मोनार्की को रिस्टोर करो। अब देखो जब चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने मारा था प्यूरिटन को, तब इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि कौन कौन लोग फेवर में है इसको मारने के लिए, चार्ल्स फर्स्ट को मारने के लिए, ठीक है। तो प्यूरिटन्स, बहुत सारे प्यूरिटन्स थे जिन्होंने उस पर साइन किए थे। अब चार्ल्स सेकंड को जॉर्ज मोंक ने बोला कि तुम वापस मोनार्की को रिस्टोर कर लो, लेकिन तुम किसी तरह के किसी भी रिलीजन के लोगों को नुकसान मत पहुंचाना, किसी को मारना मत, ऐसे बोला जॉर्ज मोंक ने। अब चार्ल्स सेकंड अपनी आर्मी के साथ वापस आया इंग्लैंड में और यहां आके इन्होंने क्या किया, जितने भी प्यूरिटन्स थे, जिसका भी चार्ल्स फर्स्ट को मारने में हाथ था, काफी सारे लोगों को चार्ल्स सेकंड ने मार दिया और काफी सारे लोगों को कैप्चर कर लिया, जेल में डाल दिया। उसमें से एक जॉन मिल्टन भी था। जॉन मिल्टन को भी कैप्चर कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। जॉन मिल्टन ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अंधा हो गया हूं तो तुम मुझे मत मारो, तो इसको जेल में डाल दिया था जॉन मिल्टन को। अब चार्ल्स सेकंड ने मोनार्की को रिस्टोर किया, इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज।
रेस्टोरेशन एज कब शुरू होती है? 1660 में शुरू होती है ये, और ये चलती है 1702 तक। इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। लेकिन ये जो चार्ल्स सेकंड है ये किंग 1702 तक नहीं था, ये 1685 तक किंग रहा है। ठीक है, अब ये चार्ल्स सेकंड जो है ये कैथोलिक था। ठीक है, इसने क्या किया, पहले एक जो इंग्लैंड में मोस्टली जो मेजोरिटी है वो इसकी प्रोटेस्टेंट की थी, प्रोटेस्टेंट रहते थे। तो ये प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक हैं ये हमेशा से लड़ते रहे हैं एक दूसरे से। तो अब चार्ल्स सेकंड किसको सपोर्ट कर रहा था? चार्ल्स सेकंड सपोर्ट कर रहा था कैथोलिक्स को, क्योंकि ये खुद भी कैथोलिक था। ठीक है, अब ये रूल करता रहा, 1660 में इसने रूल शुरू किया, और अब इससे इसको भी पता था, इसको इस बात का आइडिया था कि जितने भी कैथोलिक्स हैं उनको यहां पे वापस से बुलाया जाए। तो जिसका प्रोटेस्ट करने लगे, जो प्रोटेस्टेंट थे वो लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। ठीक है, अब इसी का एक भाई था चार्ल्स सेकंड का, जेम्स सेकंड। ये इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कैथोलिक था। तो चार्ल्स सेकंड जो है इसका कोई भी मतलब लीगल बेटा नहीं था, इलीगल बहुत सारे थे, और उसमें से जो इलीगल था उसमें जो सबसे ज्यादा इसका जो चहेता था वो था जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, इसको बोलते हैं ड्यूक ऑफ मैनमथ। ड्यूक ऑफ मैनमथ था ये। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि आने वाले टाइम में ये जो चार्ल्स सेकंड है ये इस जेम्स स्कॉट को किंग बना दे, लेकिन ये इसका लीगल बेटा नहीं था, और लीगल बेटे जो इलीगल जो बेटा होता था उसको पहले वाले जो किंग है वो आने वाले टाइम में अपना एज ए सक्सेसर चूज नहीं करते थे। इसलिए लोगों को आइडिया था कि ये जेम्स सेकंड इसको किंग बना देगा, जेम्स सेकंड को, जो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कैथोलिक था। तो लोग नहीं चाहते थे कि ये इसको किंग बनाए। तो 1685 में जब ये किंग बन जाता है जेम्स सेकंड, तो फिर से लोग विरोध करते हैं इस चीज का। 1685 में देखो, पहले भी इसको मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी की थी। अब ये जो लोग हैं, जो चार्ल्स सेकंड जो किंग बना था, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था, अब चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए भी इन्होंने काफी कोशिशें की थी, जिसमें से एक फेक अटेम्प्ट था 1678 का। 1678 में एक फेक कॉन्स्पिरेसी की गई थी, एक अनसक्सेसफुल मर्डर अटेम्प्ट था ये चार्ल्स सेकंड को मारने का, लेकिन ये लोग फेल्ड रहे थे, इसमें नहीं मार पाए ये इसको। तो 1685 में जब इसकी डेथ हो जाती है तब किंग बन जाता है ये जेम्स सेकंड। ठीक है, जेम्स सेकंड किंग बनता है। तो फिर लोग विरोध करते हैं इस चीज का कि जेम्स सेकंड किंग बन गया है, अब ये दोबारा से प्रोटेस्टेंट को इनवाइट करना शुरू कर देगा इंग्लैंड में। तो फिर लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है फिर से रिबेल करने शुरू कर दिए। और यहां पे दूसरी तरफ जेम्स स्कॉट चाहता था कि मैं यहां पे किंग बनूं, तो जेम्स स्कॉट इधर से लड़ाई लड़ रहा था, उसके अगेंस्ट बैटल जो है वो शुरू हो गई थी। अब ये 1685 में ये लोग जब एक ऐसा बिल लेके गए पार्लियामेंट में कि तुम अवॉइड करो, जेम्स सेकंड को किंग मत बनाओ। ठीक है, जो चार्ल्स सेकंड है उसके पास ये बिल लेकर गए पार्लियामेंट में कि तुम अवॉइड करो किसको, जेम्स सेकंड को, ये किंग नहीं बनना चाहिए। वो लोग चाहते थे कि जेम्स स्कॉट किंग बन जाए, लेकिन इसने क्या किया, अपने भाई को किंग बनाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो अबोलिश कर दी। पार्लियामेंट वाज अबोलिश्ड इन 1685। पार्लियामेंट अबोलिश्ड हो गई थी, शायद ये 1679 हो सकती है, एक बार डेट इसकी चेक कर लेना। ठीक है, पार्लियामेंट को अबोलिश कर दिया किसने, चार्ल्स सेकंड ने। अब 1685 जैसे ही आता है तो किंग बन जाता है वो, जेम्स सेकंड किंग बन जाता है। तो इसके अगेंस्ट, जेम्स सेकंड के अगेंस्ट कौन खड़े थे अब, किंग तो जेम्स स्कॉट बनना चाहता था, और जेम्स स्कॉट को पब्लिक का भी साथ मिल रहा था, और एक बहुत ही फेमस उस टाइम का पॉलिटिकल एडवाइजर था एंथनी एस्ले कूपर। एंथनी एस्ले कूपर, ये जो डिटेल है आपको लिटरेचर में मिलेगी, ये जॉन ड्राइडन का एब्सलम एंड एकिटोफिल है। ठीक है, उसकी सेम स्टोरी है ये, उसमें ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो एंथनी एस्ले कूपर और जेम्स सेकंड एक तरफ थे, यहां पे सॉरी जेम्स स्कॉट आएगा, यहां पे जेम्स स्कॉट, जेम्स स्कॉट और एंथनी एस्ले कूपर ये एक तरफ थे और यहां पे जेम्स सेकंड था। अब जेम्स सेकंड किंग बन चुका था, तो इसके पास तो अच्छी खासी आर्मी भी थी। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इसको बोलते हैं मैनमथ रिबेलियन। मैनमथ रिबेलियन, ये जो रिबेल है ये हुआ था 1685 में। इस रिबेल में जेम्स स्कॉट और ये एंथनी एस्ले कूपर ये दोनों मारे जाते हैं। तो यहां जेम्स सेकंड का जो रूल चल रहा था वो कंटिन्यू रहता है। तो ये अपनी इस लड़ाई को हार जाते हैं, इन दोनों की डेथ हो जाती है। तो फिर ये आगे 1685 में कंटिन्यू करता है अपने रूल को। कौन? जेम्स सेकंड। अब जो जेम्स सेकंड है इसका भी कोई बेटा या बेटी नहीं थी, सॉरी इसकी दो बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, दो बेटियां थी, एक है मैरी और एक है एन। तो 1685 में जब ये किंग बनता है तो उसके बाद जो मैरी है इसकी शादी होती है फ्रांस में विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ। विलियम ऑफ ऑरेंज, ये ऑरेंज जो है ये एक टेरिटरी है इंग्लैंड में। तो विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ इसकी शादी होती है मैरी की, और ये विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो काम करता था, लुइस 14th किंग था उस टाइम पे फ्रांस का, ये इसके लिए काम करता था। ठीक है, इसका एक कोर्टियर था मान लो ये। तो अब जेम्स सेकंड जो है ये अपनी बेटी मैरी जिसकी शादी हुई थी विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ, तो ये क्या करता है, कुछ टाइम तक इसने रूल किया था, 2-3 साल तक ही रूल कर पाता है। तो इसने जेम्स स्कॉट ने जो कैथोलिक्स हैं उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया इंग्लैंड में, जिसकी वजह से पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने डिसाइड किया कि हम इस किंग को पसंद नहीं करते हैं, तो हमें कोई और किंग चाहिए। ये पब्लिक जाती है विलियम ऑफ ऑरेंज के पास फ्रांस, कुछ लोग इकट्ठा होकर फ्रांस जाते हैं, वो इसको बोलते हैं कि हम जो पब्लिक है वो जेम्स स्कॉट इसको जेम्स सेकंड को पसंद नहीं करती है, तो तुम वहां के किंग बन सकते हो, तो तुम अटैक करो किस पे, जेम्स सेकंड पे। मतलब इसने डिसाइड किया, विलियम ऑफ ऑरेंज ने सोचा कि मैं अगर मेरे फादर इन लॉ पे अटैक करता हूं तो मैं इंग्लैंड का किंग बन सकता हूं। सत्ता का लालच जो है, जिसकी वजह से विलियम ऑफ ऑरेंज ने अटैक किया किस पे, जेम्स सेकंड पे। अब जेम्स सेकंड ने यहां एक समझदारी दिखाई, 1688 में ये अटैक किया गया था। 1688 में किसने अटैक किया, विलियम ऑफ ऑरेंज ने अपने ही फादर इन लॉ पे। अब इसको पता चलता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरा दामाद जो है वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, पब्लिक पहले से ही अगेंस्ट हो चुकी है। तो यहां इसने समझदारी दिखाई, 1688 में ये थ्रोन छोड़कर भाग गया, बिना किसी रिबेल के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खून खराबे के जेम्स सेकंड अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग जाता है। इसको बोलते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है, और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो 1688 में हुआ था बिना किसी खून खराबे के। क्या बोलते हैं इसको, ब्लडलेस रेवोल्यूशन और ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये छोड़ के भाग गया था, तो किंग कौन बन गया, विलियम ऑफ ऑरेंज। अब विलियम ऑफ ऑरेंज जब इंग्लैंड का किंग बन जाता है तो लुइस 14 सोचता है कि मेरे नीचे काम करने वाला एक कोर्टियर इंग्लैंड जैसी बड़ी कंट्री का किंग बन गया है, तो क्यों ना इससे मैं अपना टैक्स जो है वो वसूल करूं। क्योंकि ये देखो ऑरेंज नाम की जगह पे पहले रूल करता था, तो वहां से लुइस 14 को टैक्स पे करता था। अब इसने कहा कि तुम मुझे अब भी टैक्स दोगे, पहले तुम ऑरेंज टेरिटरी से देते थे, अब तुम इंग्लैंड से मुझे टैक्स दोगे। तो ये विलियम ऑफ ऑरेंज इसको टैक्स देने के लिए मना कर देता है। ये बोलता है कि मुझे मेरे फादर इन लॉ से ये राजगद्दी मिली है, ठीक है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी थी, तो वहां से मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा। अब इसने कहा कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फिर मैं अटैक करूंगा। तो इन दोनों के बीच में फिर फाइट होती है, लुइस 14 अटैक कर देता है विलियम ऑफ ऑरेंज पे, इंग्लैंड पे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, फिर 1697 में इन दोनों की एक संधि हो जाती है, पीस ऑफ राइसविक करके। पीस ऑफ राइसविक होती है 1697 में। लेकिन अब जो जेम्स सेकंड की अगले ही साल डेथ हो जाती है, उसके बाद मैरी जो है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब इनके पास जो है इनका कोई बेटा नहीं था किंग बनने के लिए, तो इमीडिएटली इस
एन को क्वीन बनाया जाता है 1702 में। 1702 में इसको क्वीन बनाया जाता है, क्वीन एन बन जाती है 1702 में। तो ये रेस्टोरेशन जो एज है 1660 से लेकर 1702 में जाके खत्म हो जाती है। और अब 1702 से शुरुआत होती है नियो क्लासिकल एज की। अब नियो क्लासिकल इस एज को क्यों बोला जाता है? इस एज को नियो क्लासिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेस्टोरेशन का अगर लिटरेचर की हम बात करें तो रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर काफी ज्यादा वल्गर हो गया था। अब जो राइटर आए यहाँ पे जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, इन राइटर्स ने डिसाइड किया कि जो लिटरेचर जो वल्गर हो गया था उसको हम अब रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, लिटरेचर में सुधार लाया जाएगा। ये 1702 से लेकर 1745 तक ये एज चलती है। इसको बोलते हैं नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल और अगस्टन एज। अगस्टन एज इसको क्यों बोलते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जितने भी लोग थे या जो राइटर थे उस टाइम पे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि लिटरेचर को रिफॉर्म किया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो क्लासिक्स राइटर हैं उनको दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया था। अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, इन्होंने जो क्लासिकल राइटर को स्टडी करके लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू किया। लेकिन यहां इनसे एक गलती क्या हुई, इन्होंने जो क्लासिकल राइटर थे दांते, बोकासियो, पेटाज, इनका जो पैटर्न है वो कॉपी करना शुरू किया। लेकिन देखो, हम किसी की थॉट को कॉपी नहीं कर सकते। इन लोगों की जो क्लासिकल राइटर है इनकी ग्रैंड थॉट होती थी, उसको कॉपी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसको बोला गया नियो क्लासिकल। और जब ये राइटर वहां पे थे तब अगस्टस सीजर का राज था, अगस्टस सीजर किंग था, इसलिए इसको अगस्टन एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना। और जो प्यूरिटन एज थी उसमें मैंने आपको बताया नहीं, उसके और भी काफी सारे नाम हैं। प्यूरिटन एज के नाम आप लिख लो, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। नियो इसके प्यूरिटन एज के और दूसरे नाम हैं आयरन एज, एज ऑफ सेंट और प्यूरिटन एम्पायर, कॉमनवेल्थ पीरियड और फर्स्ट डेमोक्रेसी। ये 5 इसके नाम हैं प्यूरिटन एज के। ठीक है, तो ये पांचों नाम आप अच्छे से याद रखना। कोई भी एज देके या टाइमिंग देके आपको पूछा जा सकता है इस टाइम पे कौन सी पर्टिकुलर एज थी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, लिटरेचर को थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करना शुरू किया। अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट ने सोसाइटी की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि आयरलैंड में भी उस टाइम पे इंग्लैंड का रूल चलता था, तो वो उनके गुलाम बने हुए थे, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, भुखमरी फैल गई थी। ठीक है, इस तरह के स्टायर जो है वो लिखने शुरू किए जोनाथन स्विफ्ट ने। तो ये अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो जाती है 1744 में और जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो जाती है 1745 में, जिसकी वजह से ये एज जो है ये खत्म हो जाती है। अब 1745 से शुरू होती है हमारी प्री रोमांटिक एज, 1798 तक जो चलती है। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे नेचर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। रोमांटिक एज का जो बेस है वो बनी थी प्री रोमांटिक एज। इसमें कुछ राइटर आए जैसे कि विलियम ब्लेक है, रॉबर्ट बार्न्स है, जॉन क्लेयर है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा नेचर की तरफ मूव करना शुरू किया, नेचर के एलिमेंट्स अपने वर्क्स में यूज करने शुरू किए, जिसके लिए बनी है प्री रोमांटिक एज, या इसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। डॉक्टर जॉनसन जैसे बड़े राइटर आए इस एज में, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है 52 पोइट्स की 1791 में। 52 पोइट्स की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें मेटाफिजिकल जो पोइट्री वाला द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट को भी इसी ने कॉइन किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एज आती है 1798 से लिरिकल बैलेड लिखा गया था, और लिरिकल बैलेड से शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज चलती है 1850 तक, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। अब 1798 में जो लिरिकल बैलेड लिखा गया था, ये ऑफिशियल डेट मानी जाती है रोमांटिक एज के शुरू होने की। इस एज में कुछ ऐसे राइटर आए जिन्होंने कंप्लीटली फोकस किया नेचर पे। ये जो रोमांटिक एज है, ये उस रोमांस की बात नहीं हो रही है जो एक कपल के बीच में होता है, ये नेचर के साथ इंसान का जुड़ाव है। ठीक है, उसमें रोमांस की बात हो रही है। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो फादर फिगर माने जाते हैं इस एज के। वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरेज और रॉबर्ट साउदे,
इसको इनको फर्स्ट जनरेशन में काउंट किया जाता है। इसका जो लिटरेचर है वो दो पार्ट में जैसे डिवाइड किया गया है इन राइटर्स को, फर्स्ट जनरेशन पोएट और सेकंड जनरेशन पोएट। फर्स्ट जनरेशन वाले जो पोएट हैं उनको लेक पोएट भी बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ, साउदे और कोलरिज। और सेकंड जनरेशन में आते हैं पीबी शैले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, मैरी शैले। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं। तो इन्होंने सारा नेचर को लेके जो है वो अपने पोएम्स लिखी हैं, वर्क्स लिखे हैं। अब 1850 में डेथ हो जाती है वर्ड्सवर्थ की, लेकिन इसकी जो अगली एज है विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 1837 से। ऑफिशियली 1837 में विक्टोरिया जो है वो क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की। अब ये क्वीन बन गई थी 1837 में, तो यहीं से विक्टोरियन एज की शुरुआत हो जाती है। अब तक इंग्लैंड जो है वो काफी जगह पे अपने रूल्स एस्टेब्लिश कर चुका था, मतलब यहां से कॉलोनाइजेशन की जो शुरुआत है वो प्रॉपरली हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। और इस एज में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो गया। इसका रीजन क्या था? देखो, इंग्लैंड इस टाइम पे भी हाइट पे था, बहुत रिच हो गया था। एक तरह से अमीर लोग जो है वो अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते जा रहे थे। इसका रीजन क्या था? जितने भी कंट्री में इन लोगों ने अपने स्लेव बना रखे थे, वहां से ये स्लेव को लेके आते थे इंग्लैंड में काम करने के लिए। अब यहां पे उनसे जो वो काम करवाते थे तो बदले में पैसा उनको नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि वो स्लेव थे तो पैसा नहीं मिलता था, लेबर वाले काम उनसे करवाए जाते थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की जो लेबर क्लास है वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गई। और दूसरा इसका रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप की गई थी इस टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पीक पे चला गया। दूसरा रीजन अनएम्प्लॉयड होने का ये था। और अब राइटर्स जो आए इस एज में, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस है, उनकी न्यू गेट नॉवेल्स मानी जाती है, न्यू गेट पे लिटरेचर लिखा है। इस टाइम पे दो तरह की जो प्रिजन है वो होती थी, मार्शल सी प्रिजन और एक न्यू गेट प्रिजन। न्यू गेट प्रिजन है जिसमें छोटे मोटे क्रिमिनल्स को रखा जाता था, और मार्शल सी प्रिजन है जिसमें जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, इस तरह के क्रिमिनल्स को रखा जाता था। चार्ल्स डिकेंस के खुद के फादर भी न्यू गेट प्रिजन में थे, क्योंकि उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया था, उन्होंने बैंक का कर्जा जो है वो नहीं चुकाया था। ठीक है, वुमेन की कंडीशन की अगर हम बात करें इस एज में, तो वो बहुत ज्यादा खराब थी। यहां मेल पैट्रियार्की अब भी डोमिनेंट था। वुमेन, इवन जो 6-7 महीने की जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनको भी काम करना पड़ता था, और बदले में जो सैलरी है उनके हस्बैंड या उनके फादर को दी जाती थी। ठीक है, इसी तरह से 1837 से ये एज जो है वो चलती रही 1901 तक, 1901 तक ये एज चलती है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की एज है। इसमें जो हमारे फेमस नॉवेलिस्ट आते हैं, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट और विलियम मैकपिस ठाकरे। मेजर पोएट आते हैं इसमें, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। ये बहुत फेमस पोएट हैं, और इस एज का जो लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा बेसिक सा हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। अब 1901 से शुरुआत हो जाती है मॉडर्न एज की। 1901 से 1945 तक रही है मॉडर्न एज। यहां से जो वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत होती है, और 1939 में जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे एटम बॉम्ब्स अमेरिका ने छोड़ दिए थे, किस पे? जापान जैसी कंट्री पे, जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एकदम से चुप्पी फैल गई थी, लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं था कुछ भी कि आगे क्या किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपार्टमेंट कल्चर यहाँ पे शुरू हो गया था कि लोग जैसे अपार्टमेंट पे रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं जो आपस में जानते तक नहीं है। इसका रीजन क्या था? लोगों को विश्वास नहीं था, मतलब लोग जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते थे। कुछ इस तरह की चीजें जो है वो साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी जिसकी वजह से किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, 1945 से टिल नाउ
ये है हमारी पोस्ट मॉडर्न एज, या अब तो अल्ट्रा मॉडर्न भी इसको बोल सकते हैं, साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न एज। ये 1945 से चलती है, जो अब तक चल रही है वो। ये हमारा बेसिक जो है वो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, और इंग्लिश लिटरेचर की जो एक एक एज मैंने बताई है पर्टिकुलर, इस तरह से हम उनके राइटर्स, उनके पोइट्स, ठीक है, और नॉवलिस्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे एज ऑफ चौसर के लिटरेचर की। चौसर उसमें प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लो अच्छे से। अभी मैंने जो 3-4 लेक्चर जो है इस पे बनाए हैं, तो इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और हमारे इस सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम लिटरेचर की शुरुआत करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।